my dear students, this is me Mudita and I am here to discuss the worksheet number 33 of class 10 science। तो बच्चों यहाँ पे हम ये जो वर्कशीट करने जा रहे हैं ये 18 सितंबर 2020 की वर्कशीट है जिसे आपको सॉल्व करना है। सारे क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन आंसर आपको वीडियो के एंड में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। उससे पहले जो हमारा चैप्टर है उसको थोड़ा सा समझेंगे क्योंकि ये जो चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल, दिस इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस एंड दिस इज आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। सो गाइज लेट्स गेट स्टार्टेड विद द कॉन्सेप्ट मेटल एंड नॉन मेटल। लास्ट वर्कशीट में हमने मेटल एंड नॉन मेटल को स्टार्ट किया था कि मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। यहाँ पर हम डील करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज और थोड़ा सा केमिकल प्रॉपर्टी वो बात होती है जहाँ पे हम रिएक्शंस की बात करते हैं, केमिकल इक्वेशंस की बात करते हैं। सबसे पहले आपको दिखाया गया है रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है मेटल्स की वो आपको शो की गई है। लुक एट द बॉक्स reactivity series. The reactivity series is a list of metals arranged in the order of decreasing reactivity. Decreasing that mean इसकी जो reactivity है डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाई है कि सबसे ज़्यादा कौन रिएक्टिव है, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम। रिएक्टिविटी टेबल हमें क्यों दिखाई गई है क्योंकि इसके बाद ही जब हम रिएक्शंस को देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होता है, कौन सा मेटल लेस रिएक्टिव होता है। एक बार मैं आपको ये टेबल क्लियरली शो कर देती हूँ जिससे हम सारे एलिमेंट्स को देख पाएँ कि हम किस तरीके से कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव होता है। यहाँ पे ये ग्रीन बॉक्स आपको मेटल्स दिखाए गए हैं और ये मेटल में एरो दिखाया है डिक्रीजिंग ऑर्डर को। डिक्रीजिंग ऑर्डर दैट मीन सबसे कम रिएक्टिव क्या होता है, गोल्ड। यहाँ पे सारे मेटल्स दिए हैं क्योंकि हम मेटल्स की ही बात कर रहे हैं अभी और रिएक्शन में हम मेटल्स की ही बात कर रहे हैं। तो देखिए अगर हम हाईली रिएक्टिव बोलें तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है, पोटेशियम जिसको हम K से डिनोट करते हैं। नंबर 2 सोडियम, नंबर 3 कैल्शियम जिसको हम Ca से दिखाते हैं। और लास्ट वर्कशीट में हमने क्वेश्चन भी पढ़ा था कि पोटेशियम को वाई पोटेशियम केप्ट इन केरोसिन ऑयल, या फिर पोटेशियम को हम ऑयल में क्यों इमर्ज करके रखते हैं क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव होता है। इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि अगर आप एयर में रख दोगे तो आग लग जाएगी, वो बहुत जल्दी फायर कैच कर लेता है। उसके बाद जो है अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग के ये जो मेटल हैं ये सबसे ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव हैं जिसमें आता है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। इसके बाद के जो मेटल्स हैं ये हैं मिड रिएक्टिव, दैट मीन ये रिएक्ट करते हैं बट इनको रिएक्ट करने के लिए आपको थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ती है, हीट देनी पड़ती है। इसके एग्जांपल क्या है, जैसे जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन। इसके बाद लेस रिएक्टिव की बात करें तो यहाँ पे है आपका मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। अगर हम गोल्ड की बात करें, गोल्ड हम ज्वेलरी पहनते हैं, सिल्वर की भी ज्वेलरी पहनते हैं, ये लेस रिएक्टिव होते हैं, एयर में भी ये जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं होते और अगर इन्हें हम सॉल्यूशन में भी डालें तो बहुत जल्दी से ये रिएक्ट नहीं करते। तो ये एक ऑर्डर है रिएक्टिविटी सीरीज का। अब इसमें थोड़ा सा दिया हुआ है कॉन्सेप्ट, while metals from magnesium to lead can be react with acids। यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमारा जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम से लेकर लेड तक जितने भी मेटल्स हैं, कॉपर, गोल्ड आर हाईली रिएक्टिव। यहाँ पे कह रहे हैं ये आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज दिखाई गई है जिसमें से कॉपर टू गोल्ड आर हाईली रिएक्टिव। कॉपर टू गोल्ड जो है वो कम रिएक्टिव है। इसके बाद डोंट रिएक्ट विद एनी अदर सब्सटेंस इन नॉर्मल कंडीशन। ये कह रहे हैं कि अगर आप नॉर्मल कंडीशन में देखेंगे तो ये आपका गोल्ड, सिल्वर, मरकरी जो टेबल में सबसे नीचे आए हैं ये लेस रिएक्टिव हैं। अगर नॉर्मल कंडीशन में देखेंगे तो नॉर्मल कंडीशन में ये मेटल्स हमारे रिएक्ट नहीं करेंगे। दिस इज द रीज़न वाई मेटल लाइक गोल्ड डोंट गेट कोरोड यूजुअली डोंट फ्रॉम ऑक्साइड। इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारा सोना होता है वो जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं होता। वहीं पे अगर आप देखिए आयरन यानी लोहे की कील को हवा में रख दो या लोहे का दरवाजा या लोहे की कोई भी चीज़ तो वो जल्दी से कोरोड हो जाता है, मतलब उस पर जंग लग जाता है। क्यों लग जाता है, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। एयर के कांटेक्ट में आने पे उस पर रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, जल्दी वो रिएक्टिव है। वहीं आप गोल्ड की ज्वेलरी पहनते हैं, गोल्ड क्या एयर में ऑक्सीडाइज हो पाता है, जल्दी से वो रिएक्ट नहीं होता क्योंकि वो लेस रिएक्टिव है। इसलिए हम कहते हैं कि गोल्ड जल्दी से कोरोड नहीं होता। While metals such as zinc, aluminium, magnesium, calcium, etc. from oxides
रीडली। इसके अलावा जो ये एलिमेंट्स हैं जैसे एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, ये रिएक्ट करते हैं जल्दी। हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल बट स्टिल इट इज हैज बीन इंक्लूड इन द रिएक्टिविटी सीरीज। इसके बाद कह रहे हैं जो हमारा हाइड्रोजन होता है ये मेटल नहीं है, लेकिन फिर भी हम रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन को रखते हैं। हाइड्रोजन तो एक गैस है और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है अगर आपको याद हो, पर हाइड्रोजन को रिएक्टिविटी सीरीज में क्यों रखते हैं? एज इट हेल्प्स इन द कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, क्योंकि ये हेल्प करता है रिएक्टिविटी को कंपेयर करने में। कई बार आपसे 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि वाई हाइड्रोजन इज नॉट अ मेटल। हमने जो ये रिएक्टिविटी सीरीज की टेबल बनाई है ये मेटल्स के लिए बनाई है। हाइड्रोजन इज नॉट अ मेटल बट व्हाई इट इज कीप्ड इन द रिएक्टिविटी सीरीज, बट हम इसे रिएक्टिविटी सीरीज में क्यों रख रहे हैं? आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं, हर स्टेटमेंट को आपको बहुत केयरफुली पढ़ना चाहिए और उसको याद रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ आप याद नहीं रख सकते, इसलिए आपको अंडरस्टैंड करना होगा, समझना होगा। यहाँ पे आपसे कह रहे हैं तो वो क्यों, इसका आंसर आपको दिया गया है। ये हम इसलिए रखते हैं, इट हेल्प्स टू कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, यानी ये हेल्प करता है कंपैरिजन करने में। ये कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया। अब आपको थोड़ी सी हम रिएक्शंस की तरफ ले चलते हैं। केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो थोड़ा रिएक्शन तो देखना ज़रूरी है। गाइज मेटल नॉन मेटल बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। फर्स्ट चैप्टर आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, जिसमें आप टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, और वो सारी रिएक्शन अगर आप पढ़ के आए हैं तो यहाँ पे भी यूज़ होगा। आपसे पूछेंगे डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, कहाँ पे कॉम्बिनेशन, तो आपको अगर फर्स्ट चैप्टर नहीं क्लियर तो यहाँ पे भी दिक्कत होगी, इसलिए साथ के साथ आपको पढ़ना होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस वाले चैप्टर का, जो आपका ये चैप्टर है मेटल नॉन मेटल, इसका अलग से एक वीडियो बना दूं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोलेंगे कि मैम इस चैप्टर का अलग से वीडियो बना दो। मैं आपको ये चैप्टर क्लियर पूरा मेटल नॉन मेटल अलग से सेपरेटली पढ़ाऊँगी, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। अगर हमारा मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करे, एसिड क्या होते हैं बेटा? 3 हमारे बहुत मेन एसिड्स होते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री में एसिड्स होते हैं। नंबर 1 HCl, जिसको आप सब जानते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा होता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अगर आप साइंस पढ़ते हैं ना और आगे आपको साइंस लेना है तो ये तो समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है। H2SO4 यानी जिसको हम सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, और तीसरा होता है HNO3 जिसे हम नाइट्रिक एसिड कहते हैं। मैं एक साइंस स्टूडेंट रह चुकी हूँ इसलिए आपको बता रही हूँ, ये तीनों एसिड आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। तो यहाँ बात कही जा रही है कि रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। अगर आपको कोई भी मेटल ले लिया, ये आपको टेबल दिखाई गई है, कोई भी मेटल को अगर आप एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो जनरल उसकी एक रिएक्शन दिखाई गई है कि क्या होगा। अगर आप मेटल को डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपका सॉल्ट बनाएगा, हाइड्रोजन बनाएगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। सॉल्ट मतलब, सॉल्ट केमिस्ट्री में जब भी आप एसिड प्लस बेस को मिलाते हो तो जो चीज़ बनता है उसे हम सॉल्ट कहते हैं, ठीक है। लेकिन सॉल्ट वो नमक नहीं होता, जितने भी फॉर्म्स बनेंगी, जितनी भी चीज़ें बनेंगी वो सॉल्ट ही होगा, लेकिन वो नमक नहीं होता। ऑलराइट, सॉल्ट आप वो मत कंपेयर करना। और गैस कौन सी रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस, क्योंकि आप देखो जो HCl होता है ना, यहाँ से ये ब्रेक हो जाता है और हाइड्रोजन गैस बन जाती है और क्लोरीन अलग हो जाता है। तो ये जनरल फॉर्म है किसका? रिएक्शन अगर हम एसिड का मेटल से करते हैं। इसके बाद बोल रहा है मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जब भी हम रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगी, डाइल्यूट एसिड क्या कहते हैं। डाइल्यूट एसिड क्या होता है? अगर आप केमिस्ट्री की लैब गए हो तो आपको पता होगा, आपने बॉटल्स देखी होंगी, बॉटल्स रखी होती हैं बहुत सारी केमिकल्स की और उसके ऊपर वाइट कलर की स्लिप लगी रहती है, वहाँ पे लिखा होता है DILHCl, ठीक है। एसिड के आगे लिखा होता है DIL या फिर लिखा होता है CONC। एक पे लिखा होता है कंसनट्रेटेड, एक पे लिखा होता है डाइल्यूट। डाइल्यूट HCl और कंसनट्रेटेड HCl का मतलब क्या होता है बेटा? अगर आपका जो एसिड है उसमें 95% एसिड है, 95% एसिड है, 5% वाटर है, तो उसे हम बोलते हैं कंसनट्रेटेड। दैट मीन वो बहुत स्ट्रांग होता है, अगर उसका एक ड्रॉप भी पड़ेगा तो बिल्कुल बर्न आउट हो जाएगा, बहुत हाईली रिएक्टिव होता है। और अगर डाइल्यूट मतलब क्या होता है? उसमें पानी मिला देते हैं, जिसमें क्या होता है कि आपका 95% वाटर होगा और 5% क्या होगा? एसिड होगा। तो डाइल्यूट मतलब जिसमें पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, एसिड की क्वांटिटी कम होती है, उसे हम बोलते हैं डाइल्यूट एसिड, ठीक है। अगर आपने नहीं ये नोट
नोटिस किया है तो कभी भी केमिस्ट्री लैब जाएं, वहाँ बॉटल्स पे देखें लिखा होगा DIL और कुछ बॉटल्स के आगे लिखा होगा CONC कंसनट्रेटेड। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको रिएक्शन दिखा रखी है सोडियम प्लस HCl, सोडियम Na, मैंने कहा था आप सारे सिंबल याद कर लेंगे, आई होप आपने याद कर लिया होगा। पीरियोडिक टेबल वाला जो आपका चैप्टर है मेंडली पीरियोडिक टेबल चैप्टर 5, वहाँ पे आपको पूरी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स और उनके सिंबल मिल जाएंगे, जहाँ से आप लर्न कर सकते हैं एटलीस्ट 25 के। सोडियम को अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, सोडियम देखिए हमारा एक मेटल है, इसको रिएक्ट करते हैं तो हमारा बनाता है NaCl, सोडियम क्लोराइड प्लस H2 गैस हमारी रिलीज होती है। इसके आगे ट्यू क्यों लगाया है, तो आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, वहाँ पे हमने बैलेंस करना सीखा था, इक्वेशन को बैलेंस, तो यहाँ इक्वेशन को क्या कर रखा है, बैलेंस। और आप जहाँ पे भी इक्वेशन आप लिखेंगे, क्योंकि आप 10th में हैं, तो आपको हर इक्वेशन बैलेंस करके ही लिखनी है। ऑलराइट, नंबर 2, जिंक को अगर हम रिएक्ट करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब एसिड लिया उसके अंदर हम जिंक डालते हैं तो बनाएगा जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। इसके बाद हम आगे देखते हैं, यहाँ पे आपको एक ये दिखा रखा है सॉल्यूशन कि कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। अगर हम बात करें तो देखो जिंक जो है और सोडियम है, जिंक हमारा कहाँ पे आता है, मिड में आता है, और सोडियम टॉप पे आता है। ये दोनों हमारे डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, क्योंकि ये क्या है, हाईली रिएक्टिव है। ठीक है, रिएक्टिव ज़्यादा है, सोडियम तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, और जिंक भी मिड में आता है, तो अगर हम इसे डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये दोनों रिएक्शन कर लेते हैं। लेकिन कॉपर देखिए हमारा कॉपर नीचे आता है, कॉपर को अगर हम रिएक्ट करेंगे तो कॉपर डाइल्यूट एसिड के साथ नहीं रिएक्ट करेगा। ऑलराइट, अब यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है एक टेस्ट ट्यूब में कॉपर, एक में जिंक और एक में मैग्नीशियम दिखाया हुआ है, और आगे ये आपसे कह रहे हैं हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। कह रहे हैं कि अगर हम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करें तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनती। क्यों नहीं बनती, देखिए मैंने 3 एसिड बताया, तो उसमें से तीसरा एसिड होता है HNO3, जिसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड। HNO3 याद रखेंगे, नाइट्रिक एसिड होता है। तो कह रहे हैं अगर हम किसी मेटल को इस एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता है। क्यों, क्योंकि HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑलरेडी खुद एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इट ऑक्सीडाइज द H2 प्रोड्यूस द वाटर इटसेल्फ, ये हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस होती है उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। गेट रिड्यूस एनी नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O, NO और NO2, बट मैग्नीशियम एंड मैग्नीज रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट HNO3। लेकिन जो मैग्नीज होता है और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम Mg एटॉमिक नंबर 12, मैग्नीज Mn, अगर हम इसको HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये दोनों हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करते हैं और हल्की रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने HCl के साथ रिएक्शन देख ली और HNO3 के साथ रिएक्शन देख ली। इसके बाद यहाँ पे आपको एक एक्सपेरिमेंट शो किया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है कि Fe का मतलब क्या होता है, आयरन। अगर हम आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो आयरन सल्फेट बनाता है और कॉपर बनाता है। कॉपर को अगर हम सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं तो कॉपर नाइट्रेट और सिल्वर बनाता है। यहाँ पे आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया है कि आपको क्या करना है, आपको करना है एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेना है। कॉपर सल्फेट एक टेस्ट ट्यूब ली, उसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो होता है देखिए बेटा ब्लू कलर का होता है। बहुत बार आपसे जो इंटरनल होते हैं उसमें वाइवा पूछने के लिए आते हैं एग्जामिनर बाहर से, वो आपसे पूछते हैं कि बेटा कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, तो उसका कलर क्या होता है, लाइट ब्लू होता है। ध्यान से देख लो, लाइट ब्लू होता है। अब इसमें आप एक नेल डालेंगे, नेल मतलब लोहे की कील डाल दीजिए और इसको ओवरनाइट तक छोड़ दीजिए। उसके बाद सुबह आप जाके लैब में देखेंगे तो क्या होगा, इस तरीके से आपको नजर आएगा। वो जो कील होगी देखिए उसका कलर कैसा हो गया, और जो ये सॉल्यूशन था इसका कलर क्या बन गया, इसका कलर थोड़ा ब्राउनिश सा हो जाएगा। अब ये कॉपर सल्फेट ने क्या करा, आयरन सल्फेट बना लिया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। यानी ये देखिए ये वाली जो रिएक्शन है, यहाँ से देखेंगे ये आयरन था नेल और ये था कॉपर सल्फेट। अब ये आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर अलग हो गया। ठीक है, तो ये जो अब सॉल्यूशन आपको नज़र आ रहा है ये क्या है, ये है आयरन सल्फेट जो ब्राउन कलर का है, और कॉपर इसमें से अलग हो जाएगा। ठीक है, जो हमें ट्यूब्स पे नज़र आएगा कोटिंग पे।
यहाँ पे आपको पहले क्वेश्चंस दे रखे हैं, वो देख लेते हैं, उसके बाद आंसर डिस्कस करेंगे। लेट अस प्रैक्टिस। आपसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि विच गैस इज प्रोड्यूस, कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी अगर आप मेटल, हाईली मेटल, रिएक्टिव मेटल को रिएक्ट करते हैं। इसके बाद नंबर 2 में पूछा है व्हाट हैपन कॉपर रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर को अगर हम सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा। इसके बाद बोला है कि अगर आप एक कॉपर सल्फेट वी किप्ड इन आयरन पोट, अगर आप आयरन के पोट में, जो बर्तन है वो लोहे का बना हुआ है, उसमें कॉपर सल्फेट को पुट करके रखते हैं, भर के रखते हैं, कभी आपने देखा है किसी लिक्विड को, किसी केमिकल को लोहे के बर्तन में रखने से, तो क्या होगा, उसका आंसर अभी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद 4th क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको एक टेबल बना के दी है, पेपर में भी ऐसे ही आता है, टेबल बना के दी है, यहाँ पे कुछ कुछ इन्होंने लिखा है कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा, यहाँ नहीं होगा, और यहाँ पे आपको पहले ये टेबल फिल करनी है, फिर आपको आइडेंटिफाई करके ABCD कौन से मेटल्स हैं, आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं अपनी नॉलेज के बिहाफ पे। अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया है तो आप इजिली दे पाएंगे। लेट अस कम टू द सॉल्यूशन। नंबर 1 क्वेश्चन पूछा है Which gas is produced when dilute hydrochloric acid is added to a reactive metal? अगर आप reactive metal dilute hydrochloric acid को reactive metal कौन से होते हैं बेटा, जो highly reactive होते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटाशियम, इनके साथ अगर आप रिएक्ट करते हैं तो क्या होगा। नंबर 2, उसकी केमिकल इक्वेशन भी आपको राइट डाउन करनी है। तो आंसर क्या होगा, when a reactive metal reacts with hydrochloric acid gas is produced, जब भी हम हाईली रिएक्टिव मेटल को डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारी कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन। और अगर आपको याद नहीं रहता ना तो ध्यान से देखो, HCl और H से कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन गैस होती है। तो बेटा जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड में H को अलग करोगे तो हाइड्रोजन ही तो बनेगा, तो हाइड्रोजन गैस बनेगी। अ रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, जो रिएक्टिव मेटल है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है और कौन सी गैस निकालता है, हाइड्रोजन। द केमिकल रिएक्शन व्हेन जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, यहाँ पे आपसे पूछा है राइट द केमिकल रिएक्शन, अगर जिंक हमारा HCl के साथ रिएक्ट करेगा उसकी रिएक्शन लिखनी है, तो जिंक प्लस HCl2 यहाँ पे क्यों लगाया है, बैलेंस किया है, बनाएगा ZnCl2, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ऑलराइट, इक्वेशन को बैलेंस करके लिखना है हमेशा। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पे इसके आगे हमने क्या लगाया है, 2 लगाया है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पर हमेशा समझ के लिखिए, सारे आंसर आपको टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, वहां से भी आप कर सकते हैं, सारे सब्जेक्ट के सॉल्यूशन आपको वन प्लेस पे मिल जाते हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। What happen when copper react with silver nitrate solution? अगर आपका कॉपर, जैसे ही मैं कॉपर बोलूँ आपके आंखों के सामने Cu आना चाहिए, रिएक्ट विथ सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3 के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होगा, सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विथ कॉपर टू फॉर्म हेयर लाइक क्रिस्टल ऑफ सिल्वर मेटल। तो हेयर लाइक एक क्रिस्टल का जो कलर हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, थोड़ा ब्लू हो जाएगा। सॉल्यूशन कैसा बनेगा, ब्लू सॉल्यूशन बनेगा कॉपर नाइट्रेट का। यानी AgNO3 को जब आप कॉपर के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये कॉपर नाइट्रेट बनाएगा, जो कैसा होगा, हेयर लाइक क्रिस्टल होगा, सॉलिड होगा, ठीक है। और जो इसके साथ क्या होगा, जो सॉल्यूशन का कलर हो जाएगा वो कैसा होगा, ब्लू हो जाएगा सॉल्यूशन का कलर। तो जो सॉल्यूशन था उसका कलर चेंज होगा और ये न्यू सब्सटेंस बनेगा। तो आपको रिएक्शन भी लिखनी है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे रिएक्शन नहीं पूछी है, उस वाले क्वेश्चन में पूछी थी, लेकिन केमिस्ट्री में जब भी आपको कोई इस तरीके का स्टेटमेंट पूछा जाता है तो रिएक्शन कंपलसरी है। अगर आपने सिर्फ ये स्टेटमेंट लिख दिया तो आपको 2 में से 1 नंबर या 1/2 मिल जाएगा, लेकिन आप जैसे ही ये केमिकल इक्वेशन लिख देते हैं कोई टीचर आपके 2 आउट ऑफ 2 नहीं काट सकता। सबसे पहले अगर आपने इक्वेशन लिख दी तो आपको 2 मिलने ही मिलने हैं। दैट मीन आपकी केमिस्ट्री क्लियर है, आपको कॉन्सेप्ट पता है, फिर आप स्टेटमेंट में कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपने इक्वेशन नहीं लिखी, स्टेटमेंट आप भर के 4 लाइन लिख दिए तो कोई फायदा नहीं, आपको 1 या 1.5 ही मिलेगा। सो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में पूछा है अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट वाज केप्ट इन अ आयरन पोट। आयरन का पोट ले लीजिए, ठीक है भैया, लोहे का एक मटका ले लो, उसके अंदर आपको कॉपर सल्फेट को पुट करके कॉपर सल्फेट को भर दो। अब कह रहे हैं आफ्टर फ्यू डे द आयरन पॉट वाज फाउंड हैव नंबर ऑफ होल्स इन इट, राइट द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। कुछ दिन बाद जब हम देखते हैं तो इस मटके में बहुत सारे छेद हो जाते हैं। अरे भाई, जब
साइंस के स्टूडेंट हो, बताओ अगर आप लोहे के बर्तन में कॉपर सल्फेट भर के रख दोगे तो क्या होगा, रिएक्शन हो जाएगी, और रिएक्शन होगी वो पूरा जंग लग जाएगा, वो उसे तोड़ तोड़ के होल बन जाएगा, तो उसी को आपको लिखना है। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, जो हमारा आयरन है रिएक्टिविटी सीरीज में देखोगे तो आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होता है किससे, कॉपर से। कॉपर तो बिल्कुल नीचे आता है। आयरन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो जो आयरन है वो जो आपका मटका है यहाँ से इसको तोड़ तोड़ के इसको सॉल्यूट कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और क्या बना देगा, इसको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड फॉर्म आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट हंस द होल्स अपीयर ऑन द पोर्ट, और जो पोर्ट है उसमें छेद नजर आएंगे आपको कुछ दिनों के बाद। इक्वेशन क्या होगी, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट क्या बना लिया, आयरन सल्फेट बना लिया। जो आपका मटका था वो घुल घुल के जंग लग गई उसमें, और उसने सॉल्यूशन आयरन सल्फेट बना लिया और कॉपर रिलीज कर दिया। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। इक्वेशन आपको लिखनी ही लिखनी है, केमिस्ट्री मतलब इक्वेशन, केमिस्ट्री मतलब केमिकल रिएक्शन, तो ये आपको लिखना ही है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, काफी इंटरेस्टिंग है। दिस इज अ पजल लाइक क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन में दे रखा है, देखिए आपको एक टेबल बना के दी है। नंबर 1 मेटल दे रखे हैं, मेटल A B C एंड D। इसके बाद दे रखा है यहाँ पे आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट है। उसके बाद क्या है आपका मेटल A आयरन सल्फेट के साथ नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं करता। जो आपका मेटल B है, मेटल कौन सा है हमें नहीं पता, आयरन सल्फेट के साथ डिस्प्लेसमेंट करता है। C है, कोई रिएक्शन नहीं करता। मेटल डी कोई रिएक्शन नहीं करता। यहाँ कॉपर सल्फेट दे रखा है, यहाँ जिंक सल्फेट, यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3। इनका नाम भी दिया हो सकता है और ऐसे भी दिया हो सकता है कि AgNO3 है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, ठीक है। इसके बाद आपका अगर हम देखें तो यहाँ पे बोल रखा है जो मेटल A है बेटा, ये आयरन के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता, इस वाले सॉल्यूशन के साथ डिस्प्लेसमेंट करता है, इसके साथ क्या करता है आपको बताना है, इसके साथ भी सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्या करता है वो भी आपको बताना है। आपका जो B एलिमेंट है या B मेटल है वो इसके साथ क्या करता है, डिस्प्लेसमेंट किसके साथ, आयरन सल्फेट के साथ, ये आपको फिल करना है। जिंक के साथ B एलिमेंट नो रिएक्शन, यहाँ पे भी आपको फिल करना है। आपका C एलिमेंट सबके साथ, चाहे आयरन कॉपर किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं कर रहा, केवल सिल्वर नाइट्रेट के साथ कर रहा है। इसके बाद आपका D एलिमेंट नो रिएक्शन नो रिएक्शन नो रिएक्शन नो रिएक्शन, किसी भी एलिमेंट के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा। अब आपको क्वेश्चन देखना है, यूज द टेबल ऑब्जर्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, और आपको ये ऑब्जर्व करके 3 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। नंबर 1 व्हाट इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल, इस सीरीज में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा है, तो पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको फिल करना पड़ेगा। वट वुड वी ऑब्जर्व इफ B इज एडेड टू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर, अगर आप B को कॉपर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा। इसके बाद अरेंज, आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी लेस रिएक्टिव कौन सा है उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। पहले आपको टेबल बनानी है और टेबल को फिल करना है। तो बेटा देखो A, यहाँ पे क्या होगा, नो रिएक्शन, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, यानी जो हमारा मेटल A है वो आयरन के साथ रिएक्ट करता है, आयरन सल्फेट के साथ क्या करता है, आयरन सल्फेट में ये नो रिएक्शन करता है। कॉपर सल्फेट में ये डिस्प्लेसमेंट करता है। तो जिंक सल्फेट में भी ये क्या करेगा, जिंक सल्फेट में ये क्या कर रहा है, नो रिएक्शन, और सिल्वर नाइट्रेट के साथ ये क्या कर रहा है, रिएक्शन, ठीक है। बी में यहाँ पे आएगा आपका डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पे भी आएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये पहले टेबल आप बना के फिल कर लोगे। जो ग्रीन कलर से दिखाया है ये आपको फिल करना है, जो ब्लैक कलर है ये ऑलरेडी आपका फिल हुआ आया है। अब आपके क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। पहले क्वेश्चन में पूछा है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है, तो B इज मोस्ट रिएक्टिव बिकॉज इट रिएक्ट मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस। देखो अगर आपको मेटल के नाम नहीं पता चलते तो भी आप आंसर दे सकते हो। कैसे बोला है कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है, तो देखो आपका जो A मेटल है ये वाला, इसमें नो रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट, 2 बार रिएक्शन कर रहा है, 2 बार नहीं कर रहा। B वाला डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, 3 बार रिएक्शन कर रहा है, 3 बार कर रहा है, 2 बार कर रहा है, इसमें 1 बार। C केवल 1 बार रिएक्शन कर रहा है और D 0 बार। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा मेटल हो गया, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल हमारा कौन सा हो गया, B, क्योंकि B सबसे ज़्यादा रिएक्शन कर रहा है। तो B इज मोस्ट रिएक्टिव बिकॉज इट रिएक्ट मोस्ट सब्सटेंस। नंबर 2 क्वेश्चन में पूछा था कि अगर आपका जो B है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मतलब आपकी रिएक्टिविटी टेबल में ऊपर आता है, तो वो क्या होगा अगर हम उसको कॉपर सल्फेट में यानी Cu
SO4 में अगर हम डालेंगे तो क्या होगा, तो रेडिश ब्राउन डिपॉजिट कॉपर व्हेन डिस्प्लेसमेंट टेक प्लेस, यानी वो मेटल कौन सा है, वो मेटल आयरन है, और जब उसको कॉपर सल्फेट में डालेंगे तो आपका कैसा कलर बनेगा, रेडिश ब्राउन, जो हमने टेस्ट ट्यूब में देखा था। तो लिखेंगे रेडिश ब्राउन डिपॉजिट कॉपर विल बी फॉर्म सिंस डिस्प्लेसमेंट टेक प्लेस। क्या होगा, आपका ये वाली रिएक्शन होगी आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, और आपका क्या हो जाएगा, आयरन FeSO4 बना लेगा, कॉपर अलग हो जाएगा, जो कलर होगा वो कैसा होगा, रेडिश ब्राउन होगा। इसके बाद बोला है कि आपको रिएक्टिविटी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। डिक्रीजिंग यानी कि सबसे कम रिएक्टिव फिर उससे ज़्यादा, तो देखो B सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, उससे कम A, उससे कम C, उससे कम D, यानी कि B फिर A फिर C और उसके बाद D। सबसे कम रिएक्टिव कौन है, D। मैं यहाँ पे दिखा भी देती हूँ आपको, देखो सबसे कम रिएक्टिव कौन सा है, D, लेस रिएक्टिव, किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं कर रहा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है, B, क्योंकि देखिए 3 बार ये रिएक्शन कर रहा है, उसके बाद A है और उसके बाद C, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है B A C D, ये इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर है। डिक्रीजिंग ऑर्डर इट शो B इज मोस्ट रिएक्टिव, ये हमें दिखाता है कि B सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, एंड D इज लीस्ट रिएक्टिव मेटल इन दिस सीरीज। जो हमारा D है वो सबसे कम रिएक्टिव मेटल है इस सीरीज में। तो ये आपका कंप्लीट आंसर है 4th का, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इस टेबल का भी, क्योंकि आपको सॉल्यूशन में टेबल भी बनानी है और ये तीनों के आंसर भी लिखने हैं। सो गाइज यहाँ पे हमने वर्कशीट नंबर 33 18 सितंबर की सॉल्व कर ली है बहुत इंटरेस्टिंग वे में। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करो, क्योंकि लाइक करने से, शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है कि बच्चों के लिए और अच्छा कंटेंट बनाया जाए। और कोई भी डाउट हो तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी तक आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर ले, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। बाय बाय, टेक केयर।